Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. So आज हम इंडियन सोशियोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं, अग्रेरियन स्ट्रक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा सवाल पूछूंगी कि अगर कल से इंडिया में एग्रीकल्चर बंद हो जाए तो सबसे पहला इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? फूड सप्लाई पर, इकॉनमी पर, एम्प्लॉयमेंट पर और लाखों रूरल फैमिलीज़ की लाइफ पर। और इसीलिए सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी को समझना है तो इंडियन एग्रीकल्चर और अग्रेरियन स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। तो चलिए आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंडियन ट्रेडिशनली एक अग्रेरियन सोसाइटी रही है। सदियों तक ना मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। लेकिन एग्रीकल्चर ना सिर्फ फार्मिंग नहीं है, एग्रीकल्चर एक साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि लैंड ओनरशिप, टेनेंसी, क्लास रिलेशन, कास्ट रिलेशन, पावर स्ट्रक्चर, इन सब का कंबाइंड फॉर्म ही अग्रेरियन स्ट्रक्चर कहलाता है। ओके, अगर हम एक एग्जांपल से बात करें कि सोचिए एक विलेज में 3 फैमिली है। ओके, एक फैमिली के पास 50 एकड़ लैंड है, दूसरे के पास 5 एकड़ है और तीसरे के पास बिल्कुल लैंड नहीं है। तो क्या तीनों की सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक पोजीशन सेम होगी? बिल्कुल नहीं, है ना। और इसी इनइक्वालिटी को समझने के लिए हमें अग्रेरियन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो हम समझते हैं मीनिंग ऑफ अग्रेरियन स्ट्रक्चर। अग्रेरियन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे लैंड, लेबर और प्रोडक्शन से जुड़ी सोशल रिलेशनशिप का सिस्टम है अग्रेरियन स्ट्रक्चर। ये बताता है कि कौन लैंड ओन करता है, कौन फार्मिंग करता है, कौन लेबर प्रोवाइड करता है, कौन प्रॉफिट अर्न करता है और कौन पावर होल्ड करता है। एक इजी डेफिनेशन है कि अग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या है? लैंड प्लस लेबर प्लस पावर प्लस सोशल स्ट्रक्चर। ओके, अब हम ना कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं अग्रेरियन स्ट्रक्चर के। तो अग्रेरियन स्ट्रक्चर ना कई कंपोनेंट से मिलकर बनी है। पहला, लैंड ओनरशिप, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। लैंड किसके पास है, कितनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात करता है। दूसरा, टेनेंसी रिलेशनशिप, यानी कि लैंड ओनर और टेनेंट के बीच का रिलेशन। तीसरा है क्लास स्ट्रक्चर, मतलब कि पीपल डिफरेंट क्लास में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि आप ले लो रिच पीजेंट्स हो गए, मिडिल पीजेंट्स हो गए, स्मॉल पीजेंट्स हो गए, एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए, ये सारे के सारे हो गए। ठीक है। कास्ट सिस्टम की बात करें तो जो कास्ट सिस्टम है, दिस वन कास्ट सिस्टम कास्ट स्ट्रक्चर इंडियन विलेज में ना कास्ट और लैंड ओनरशिप को क्लोज रिलेशनशिप में देखा जाता है। फिफ्थ है लेबर रिलेशंस, यानी कौन काम करेगा, फैमिली लेबर या हाइड लेबर करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है पावर स्ट्रक्चर, मतलब कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, क्या लैंड ओनर के पास है या लेबरर्स के पास है, ये इसके बारे में बात करता है। अब हम बात कर लेते हैं लैंड ओनरशिप पैटर्न इन इंडिया। क्या पैटर्न है देखते हैं। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न, लार्ज लैंडेड स्टेट जो है ना, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड है। ट्रेडिशनली ज़मींदार के पास ह्यूज लैंड होल्डिंग हुआ करता था। मीडियम लैंड होल्डिंग क्या है? मीडियम लैंड होल्डिंग है कि फैमिली फार्मिंग के लिए सफिशिएंट है, मतलब 4 लोगों की फैमिली है, वो खुद ही लेबर हैं, खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, लैंड पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो खुद की ही फैमिली होती है। स्मॉल लैंड होल्डिंग मतलब लैंड है लेकिन ना लिमिटेड लैंड है, बहुत छोटी सी ज़मीन है। मार्जिनल होल्डिंग का मतलब होता है बहुत छोटी लैंड। फार्मिंग से प्रॉपर इनकम जनरेट नहीं करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, वो इतना छोटा है। लैंडलेस का मतलब हुआ कि उसके पास तो वो भी ज़मीन नहीं है, एकदम नहीं है, कुछ नहीं है। सो एक एग्जांपल लो, आज भी विलेज में ना कुछ फैमिलीज़ फार्मिंग ओनर्स होते हैं और कुछ डेली वेज लेबरर्स होते हैं। दोनों एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, लेकिन ना उसकी सोशल पोजीशन कम्प्लीटली डिफरेंट होती है ना। अब बात करते हैं टेनेंसी सिस्टम इन इंडिया के। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि टेनेंसी क्या होता है। जब कोई पर्सन दूसरे के लैंड पर ना फार्मिंग करे तो वो टेनेंसी होता है। टाइप ऑफ टेनेंसी की बात करें तो इसमें आता है एक परमानेंट टेनेंसी, मतलब टेनेंट
कि राइट ना रिलेटिवली सिक्योर होते, नॉन परमानेंट टेनेंसी यानी टेनेंट को कभी भी रिमूव किया जा सकता है, एंड शेयर क्रॉपिंग बताई यानी कि फार्मर और लैंड ओनर क्रॉप्स शेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल लो कि अगर क्रॉप 100 बैग प्रोड्यूस हुई तो अग्रीमेंट के हिसाब से 50-50 का है, तो 50 बैग दोनों में बटेंगे 50-50, और यही शेयर क्रॉपिंग है। लीज टेनेंसी की बात कर लें तो फिक्स रेंट देकर लैंड को यूज़ करना होता है। ओके, अब बात करते हैं क्लास स्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया। अग्रेरियन सोसाइटी में ना सब फार्मर इक्वल नहीं होते हैं, डिफरेंट क्लासेस एग्जिस्ट करती है, जिसमें कि रिच पीजेंट होते हैं जिनका ना खुद का बहुत बड़ा लैंड होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, हायर्ड लेबर्स होते हैं। मिडिल पीजेंट क्या होता है, मीडियम लैंड होता है, इनके पास फैमिली लेबर होते हैं। स्मॉल पीजेंट क्या होता है, इनके पास ना लिमिटेड लैंड होता है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी होती है। मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं कि बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग होता है। एग्रीकल्चर लेबरर्स क्या होता है, लैंडलेस होते हैं, इनके पास ज़मीन नहीं होती, बस ये अपना लेबर सेल करते हैं, मतलब ये जाके दूसरों के खेत पे काम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक विलेज में ट्रैक्टर ओनर, फार्मर और डेली वेज वर्कर्स दोनों एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, लेकिन उनकी क्लास पोजीशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। यही जो है रूरल क्लास स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कास्ट एंड अग्रेरियन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं इंडियन विलेज के यूनिक फीचर पर, कास्ट एंड एग्रीकल्चर पे। ठीक है, हिस्टोरिकली ना अपर कास्ट और डोमिनेंट कास्ट के पास ज़्यादा लैंड होती थी, लोअर कास्ट और दलित मोस्टली लेबरर्स या टेनेंट होते थे। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि विलेज पावर स्ट्रक्चर में अक्सर वही फैमिली इन्फ्लुएंशियल होती थी जिनके पास लैंड है, वेल्थ है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तीनों होते थे, है ना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज एजुकेशन और सोशल चेंज के बाद सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, लेकिन कास्ट और लैंड रिलेशन का कनेक्शन अब भी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट है ना। कुछ मॉडल्स की बात कर लेते हैं कि मॉडल्स ऑफ अग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या है। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है इसमें ज़मींदारी सिस्टम। ब्रिटिश पीरियड का सिस्टम है, ज़मींदारी रेंट कलेक्ट करते थे। जैसे एग्जांपल कि फार्मर फार्मिंग करता है, किसान खेती कर रहा है, इनकम का मेजर शेयर जो है ज़मींदार ले जाता है ना। और ये ज़मींदार सिस्टम के बेसिक लॉजिक थी, यही लॉजिक था। रैयतवारी सिस्टम क्या था कि जो स्टेट है ना वो डायरेक्टली कल्टीवेटर के रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, सरकार डायरेक्टली लेती थी रेवेन्यू। महलवारी सिस्टम ये है कि किसी विलेज को या फिर वहाँ की कम्युनिटी यूनिट के बेसिस पर रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। जजमानी सिस्टम क्या था कि ट्रेडिशनल एक्सचेंज सिस्टम था, मतलब डिफरेंट कास्ट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करती थी। एग्जांपल जैसे कि लोहार ना टूल्स बनाते थे, कुम्हार पोट्स बनाते थे, बार्बर जो है सर्विस देते थे, बदले में ग्रेन्स मिलता था, मतलब अनाज मिलता था। ये है जजमानी सिस्टम। अब कि क्या चेंजेस आया अग्रेरियन स्ट्रक्चर में, सवाल है कि अग्रेरियन स्ट्रक्चर सेम है या बदला है, तो बिल्कुल काफ़ी चेंज आया है इसमें। पहला कि इसमें लैंड रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है, ज़मींदारी अबॉलिश हुई, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई। एग्जांपल जैसे पंजाब और हरियाणा में ना ग्रीन रिवॉल्यूशन ने ह्यूज चेंज लाए, जैसे, लेकिन ना बेनिफिट सबको इक्वली नहीं मिला, है ना। फिर उसके बाद आता है कि मैकेनाइजेशन हुआ, मतलब ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और मशीन का यूज ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट भी स्टार्ट हुई गांव में। अब लोग ना सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं हैं। एजुकेशन आया, माइग्रेशन हुआ, मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, तो लोग विलेज से सिटी माइग्रेट करने लग गए, है ना। अब ये सब तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम भी है एग्रेरियन स्ट्रक्चर में, वो भी देख लेते हैं। पहला कि लैंड ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब लैंड ओनरशिप अब भी अनइक्वल है। दूसरा एक्सप्लॉयटेशन, मतलब टेनेंट्स और लेबरर्स एक्सप्लॉयटेशन फेस कर सकते हैं। थर्ड रूरल इंडेटनेस, मतलब लोन्स और डेट का बर्डन बहुत ज़्यादा है गाँव में। लो प्रोडक्टिविटी, मतलब बहुत सारे एरिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी है। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, मतलब कि सोशल इनइक्वालिटी का इम्पैक्ट ना एग्रीकल्चर पर भी बढ़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन है। अब एक एग्जांपल लो कि कई फार्मर हार्वेस्टिंग सीजन में बिजी होते हैं, लेकिन ना ऑफ सीजन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना लिमिटेड होती है। ओके, इसकी सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन आता है कि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है।
बिकॉज़ ये हेल्प करता है हमें समझने में रूरल इनइक्वालिटी को, पॉवर्टी को, क्लास रिलेशन को, कास्ट रिलेशन को, लैंड रिफॉर्म को, रूरल पॉलिटिक्स को एंड डेवलपमेंट प्लानिंग को समझने में हेल्प करता है। सो अग्रेरियन स्ट्रक्चर समझने से रूरल डेवलपमेंट समझ में आता है, लैंड रिफॉर्म समझने में आता है, फार्मर्स का इशू समझ में आता है, सोशल जस्टिस समझ में आता है, ये सारे टॉपिक भी क्लियर हो जाते हैं। ओके, इफ़ वी लेट्स क्विकली रिवाइज। हमने आज क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा अग्रेरियन स्ट्रक्चर मतलब लैंड प्लस लेबर प्लस पावर प्लस सोशल रिलेशन। कंपोनेंट्स देखा जिसमें हमने देखा लैंड ओनरशिप, टेनेंसी, क्लास, कास्ट, लेबर, पावर। क्लासेस देखे जैसे कि हमने देखा कि रिच पीजेंट्स होते हैं, उसके बाद मिडिल पीजेंट्स होते हैं, स्मॉल पीजेंट्स, मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, ये सब देखा हमने यहाँ पे क्लास के बारे में। फिर मॉडल्स देखा हमने जैसे ज़मींदारी, रैयतबारी, महलवारी, जजमानी, ये सारे हमने सिस्टम देखे। फिर हमने कुछ चेंजेस के बारे में बात किया कि आए हैं, लैंड रिफॉर्म आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, मैकेनाइजेशन आया, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन माइग्रेशन की वजह से भी चेंजेस आए। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे जैसे कि अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, डेथ है, एक्सप्लॉयटेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है एंड कास्ट इनइक्वालिटी है। सो इफ़ वी conclude or summarize today's lecture, so student, अग्रेरियन स्ट्रक्चर इंडियन रूरल सोसाइटी की बैकबोन है। ये सिर्फ फार्मिंग का टॉपिक नहीं है, ये लैंड, लेबर, कास्ट, क्लास और पावर का भी टॉपिक है। और अग्रेरियन स्ट्रक्चर को समझे बिना रूरल इंडिया को समझना इम्पॉसिबल है। और जब तक लैंड और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक रूरल डेवलपमेंट इनकम्प्लीट रहेगा। So if you like this lecture, do subscribe to the channel. Till then, keep learning. Thank you so much.